द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करूर में हुई एक बेहद दुखद घटना के बारे में और देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने न्याय के रास्ते को साफ करने की जगह शायद उसे और भी उलझा दिया है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण की जड़ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ मच गई और उसमें 41 लोगों की जान चली गई। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो त्रासदी है जिसने हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल क्यों और कैसे दिया। इसके बाद कोर्ट के तर्क पर संपादकीय क्या सवाल उठाता है, ये समझेंगे। फिर उन जिम्मेदारियों पर गौर करेंगे जिन्हें अनदेखा कर दिया गया, और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि इस पूरे मामले से न्याय का रास्ता साफ हुआ ये और भी पेचीदा हो गया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मामले में सीधे दखल देना पड़ा। तो यहां से मामला थोड़ा उलझना शुरू होता है। 41 मौतों के बाद मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने एक बिल्कुल अलग मामले की सुनवाई करते हुए इस घटना पर बहुत तीखी टिप्पणी कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि उनका केस तो सिर्फ रैलियों के आम नियमों को लेकर था, उसका करूर की घटना से कोई सीधा लेना देना नहीं था। असल में तो करूर का मामला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के अधिकार में आता था। बस इसी अधिकार क्षेत्र के कन्फ्यूजन ने सुप्रीम कोर्ट के दखल के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। तो अब देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, जांच को राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया, और दूसरा, इस सीबीआई जांच पर नजर रखने के लिए एक निगरानी समिति भी बना दी। पहली नजर में तो ये फैसले सही लग सकते थे कि शायद हालात को संभालने के लिए यही जरूरी था। अच्छा, कोर्ट ने अपने इस आदेश को अंतरिम राहत का नाम दिया। अब ये क्या होता है? कानूनी भाषा में इसका सीधा सा मतलब है एक टेम्पररी उपाय। मतलब जब तक केस का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए एक अस्थायी आदेश। लेकिन यहीं पर संपादकीय एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठाता है। कोर्ट ने इसे अस्थायी तो कहा, पर क्या यह सच में अस्थायी था? असल में नहीं। एक बार सीबीआई ने जांच करके चार्जशीट फाइल कर दी तो बस उस फैसले को बदला नहीं जा सकता। राज्य पुलिस दोबारा जांच शुरू कर ही नहीं सकती। कहने का मतलब है ये नाम का तो अंतरिम आदेश था, लेकिन इसका असर एकदम पक्का यानी परमानेंट था। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। देखते हैं कि संपादकीय सुप्रीम कोर्ट के तर्क की परतें कैसे खोलता है और उस पर क्या गंभीर सवाल खड़े करता है। यहाँ कोर्ट के तर्क और संपादकीय की आलोचना में सीधी टक्कर दिखाई देती है। कोर्ट को लगा कि राज्य के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन संपादकीय कहता है कि ये तो अधिकारियों की आवाज दबाने जैसा है, एक तरह का गैग ऑर्डर। मतलब अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो क्या उसे अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं है। संपादकीय के मुताबिक सिर्फ इस डर के आधार पर जांच सीबीआई को दे देना एक बहुत ही कमजोर आधार है। और विडंबना देखिए, ये जांच उसी सीबीआई को दी गई जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कभी पिंजरे में बंद तोता कहा था, यानी एक ऐसी एजेंसी जो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है। ये बात अपने आप में इस पूरे फैसले पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है ना? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि अपने ही आदेश में कोर्ट ने 2010 के एक ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया था। उस फैसले में यह साफ साफ कहा गया था कि भाई सीबीआई जांच का आदेश कोई रूटीन काम नहीं है और महज किसी के आरोप लगा देने से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ही कही हुई बात और अपने ही दिए हुए उदाहरण के खिलाफ जा रहा था? संपादकीय का इशारा इसी गहरे विरोधाभास की तरफ है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसे संपादकीय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। संपादकीय एक और बहुत बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। कोर्ट का पूरा ध्यान पुलिस की निष्क्रियता पर था, लेकिन उस राजनीतिक दल टीवीके की कोई बात ही नहीं हुई जिसने वो रैली आयोजित की थी। अरे भाई, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? इस पर आदेश बिल्कुल चुप है। और तो और जिन लोगों ने ये याचिका दायर की उनकी अपनी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में थी। सोचिए, एक याचिकाकर्ता को तो पता ही नहीं था कि उसके नाम से कोई केस फाइल हुआ है। इन गंभीर बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। तो जब जांच का तराजू इस तरह से एक तरफ झुका हो तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले ही मन बना लिया था कि आखिर दोषी कौन है।
ये एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद पर ही सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए अब अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में चलते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरे मामले के हमारी न्याय प्रणाली के लिए आखिर मायने क्या हैं। संपादकीय इस एक शक्तिशाली वाक्य के साथ खत्म होता है। इसका मतलब साफ है कि न्याय का असली मकसद है जिम्मेदारी तय करना, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। न्याय ऐसी किसी भी कार्रवाई से नहीं मिल सकता जो जवाबदेही को और भी धुंधला और मुश्किल बना दे। और हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा आखिर क्या होनी चाहिए। कब ये न्याय के रास्ते को साफ करता है और कब अनजाने में ही उसे और ज्यादा उलझा देता है। हमारा अगला संपादकीय विषय है भारत की कम मुद्रास्फीति की दिलचस्प पहेली। सोचिए, अगर हमारे आसपास की चीजें सस्ती होने लगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है ना, लेकिन क्या हो अगर ये असल में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या का संकेत हो। आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कम कीमतें एक चेतावनी हो सकती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक को अब क्या करना चाहिए। सितंबर 2025 में भारत की जो रिटेल महंगाई दर थी वो थी 1.54%। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए। ये लगभग एक दशक यानी 99 महीनों में सबसे निचला स्तर है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंकड़ा है जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो फिर सवाल यह है कि कम महंगाई एक समस्या क्यों है। देखिए, इसे एक कार की तरह समझिए। बहुत तेज रफ्तार तो खतरनाक होती ही है, लेकिन अगर कोई कार हाईवे पर बहुत ही धीमी चल रही हो तो यह भी एक संकेत है कि शायद इंजन में कोई बड़ी गड़बड़ है। ठीक वैसे ही बहुत कम मुद्रास्फीति भी अर्थव्यवस्था के इंजन में किसी समस्या का संकेत हो सकती है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए एक जासूस की तरह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सुरागों को देखेंगे, यानी कम महंगाई के आंकड़े। फिर हम संदिग्धों की जांच करेंगे, बाजार में जरूरत से ज्यादा माल और लोगों की कमजोर खरीदारी की वजह। और आखिर में हम ये देखेंगे कि हमारे मुख्य अन्वेषक यानी आरबीआई को क्या कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए अब इस आर्थिक पहेली की तह तक जाते हैं। आखिर ये जो नंबर हम देख रहे हैं, ये हमें कहानी क्या बता रहे हैं। सबसे पहले एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा मुद्रास्फीति आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो दर है जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे किराने का सामान, कपड़े, इनकी कीमतें बढ़ती हैं। इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर बढ़ता है। आरबीआई चाहता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और इसके लिए 4% की महंगाई दर को एक आइडियल जोन माना जाता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। लेकिन जैसा कि यहां दिख रहा है, इस साल का जो औसत रहा है वो सिर्फ 2.2% है। मतलब हम उस सही तापमान से काफी नीचे चल रहे हैं। तो ये जो लगातार कम तापमान है, ये कम महंगाई, ये हमें बताने की क्या कोशिश कर रही है? अर्थव्यवस्था के अंदर असल में चल क्या रहा है? इसका एक ही मतलब है, बाजार में सामान तो बहुत है लेकिन उसे खरीदने वाले लोग कम हैं। इसे एक बेकरी के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बेकरी दिन में 1000 ब्रेड बनाती है, लेकिन ग्राहक सिर्फ 500 ही खरीदने आ रहे हैं। तो जाहिर है बेकर को कीमतें कम करनी पड़ेंगी और हो सकता है कुछ कर्मचारियों को निकालना भी पड़े। बस यही चीज अब बड़े पैमाने पर पूरी अर्थव्यवस्था में हो रही है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके असल सबूत दिख रहे हैं। कपड़े और जूते जैसी चीजों की कीमतें पिछले 2 साल से लगभग ठहरी हुई हैं। ये एक साफ इशारा है कि लोग खुलकर खर्च नहीं कर रहे हैं और दुकानों में माल बस पड़ा हुआ है। तो यहीं से हम पहेली के अगले हिस्से पर पहुंचते हैं। अगर बाजार में सामान इतना ज्यादा है तो लोग उसे खरीद क्यों नहीं रहे हैं? ये जो डिमांड का इंजन है, ये रुका हुआ क्यों है? देखिए, सरकार ने टैक्स में कटौती करके लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डालने की कोशिश की, ये सोचकर कि लोग खर्च करेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कई लोगों ने शायद भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए उस पैसे को खर्च करने के बजाय बचाना बेहतर समझा। तो अब सारा दबाव प्राइवेट सेक्टर पर आ गया है कि वो अर्थव्यवस्था को फिर से गति दे। और प्राइवेट सेक्टर ये कैसे करेगा? रियल वेज यानी वास्तविक मजदूरी बढ़ाकर। देखिए, रियल वेज का मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि महंगाई को हटाने के बाद सैलरी की असली ताकत कितनी है। मान लीजिए सैलरी 5% बढ़ी, लेकिन महंगाई 3% बढ़ गई, तो असली कमाई सिर्फ 2% ही बढ़ी। यही वो नंबर है जो असल में मायने रखता है। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए ये विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के लिए 2 बिल्कुल स्पष्ट कदम सुझाता है। लेकिन उन कदमों पर जाने से पहले
ये जानना जरूरी है कि ये फैसले लेता कौन है। ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी। हम इन्हें अर्थव्यवस्था के डॉक्टरों की एक टीम समझ सकते हैं, जो ब्याज दरों को ऊपर नीचे करके अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। तो इन डॉक्टरों के लिए 2 इलाज सुझाए गए हैं। पहला, ब्याज दरों में एक बड़ी कटौती की जाए ताकि लोगों और कंपनियों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाए। और दूसरा, आरबीआई अपने ही अनुमानों की सटीकता की जांच करे। इस कोटेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अभी बहुत ज्यादा सावधान रहने का समय नहीं है। अर्थव्यवस्था को एक बड़े पुश की जरूरत है और ऐसे में ब्याज दरें घटाकर थोड़ा जोखिम उठाना कुछ भी ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं दूसरे सुझाव पर, जो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है, आरबीआई के खुद के अनुमानों की सटीकता का सवाल। देखिए, ये विश्लेषण यहां बहुत सीधी बात कह रहा है। जब अनुमान बार बार और इतने बड़े अंतर से गलत साबित हों तो ये दिखाता है कि शायद अनुमान लगाने के तरीके में ही कोई बुनियादी गड़बड़ी है। और ये स्लाइड तो समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सिर्फ 6 महीने के अंदर आरबीआई का महंगाई का अनुमान 4% से गिरकर 2.6% पर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है और ये उनकी अनिश्चितता को साफ दिखाता है। आखिर ये एक ऐसे जहाज को चलाने जैसा है जिसका कंपास ही खराब हो। अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो सही मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? असरदार नीतियां बनाने के लिए सटीक अनुमान लगाना बेहद बेहद जरूरी है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब भविष्य का सटीक अनुमान लगाना ही मुश्किल हो तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर दिन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां की राजनीति में एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। दशकों से जो राजनीतिक समीकरण बने हुए थे वो अब टूट रहे हैं और एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आ रही है। तो चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। तो जैसा कि बताया, हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है अशांत बांग्लादेश में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण। देखिए, बांग्लादेश की सियासत दशकों तक सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों के बीच की जंग हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। और ये समझना न सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए बल्कि भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है उसे जानने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। क्या दशकों का वो 2 पार्टी सिस्टम वाकई खत्म हो रहा है? क्या हम बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं? आइए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी उथल-पुथल आखिर शुरू कैसे हुई। कैसे एक अंतरिम सरकार के आने से बांग्लादेश की राजनीति का पूरा खेल ही पलट गया। देखिए, बांग्लादेश की सियासत का मतलब ही सालों तक 2 ध्रुव थे। एक तरफ थी शेख हसीना की अवामी लीग और दूसरी तरफ खालिदा जिया की बीएनपी। सत्ता का खेल बस इन्हीं दोनों के बीच चलता रहता था। लेकिन फिर आया साल 2024 और छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सरकार गिर गई और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अब सबकी नजरें टिकी है फरवरी 2026 के चुनावों पर, जो ये तय करेंगे कि देश अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 पारंपरिक राजनीतिक ताकतें थीं, अवामी लीग और बीएनपी, जो कभी इतनी मजबूत हुआ करती थीं, आज इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हैं? मजे की बात यह है कि दोनों ही पार्टियां लगभग एक जैसे संकट से गुजर रही हैं। अवामी लीग का नेतृत्व देश से बाहर है और तो और पार्टी पर बैन भी लग चुका है। वहीं बीएनपी का टॉप लीडरशिप भी निर्वासन में है, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ एकदम ढीली पड़ गई है। मतलब दोनों ही खेमों में एक बहुत बड़ा लीडरशिप वैक्यूम बन गया है। और देखिए, अवामी लीग की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में निचले स्तर पर किसी को जिम्मेदारी न सौंपने का फैसला उनकी लीडरशिप की असुरक्षा को दिखाता है। जाहिर है, इससे उनके समर्थक भी निराश हैं। तो जब पुराने खिलाड़ी कमजोर पड़ते हैं तो मैदान में नए खिलाड़ी उतरते ही हैं। इस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए अब कुछ नई ताकतें सामने आ रही हैं, जो या तो अब तक हाशिए पर थीं या फिर बिल्कुल नहीं हैं। इनमें 2 नाम सबसे अहम हैं। एक है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी, जिसे हाल के छात्र आंदोलन से ताकत मिली है, और दूसरा है बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी,
ये दोनों मिलकर दशकों पुरानी टू पार्टी सिस्टम को सीधी चुनौती दे रहे हैं और उनका बढ़ता हुआ कद आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो अंतरिम सरकार के साथ यूएन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नजर आ रहे हैं। और इनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये लोग चुनावी सिस्टम में बदलाव के लिए दबाव बना रहे हैं ताकि छोटे दलों को भी मौका मिले। साथ ही यूनिवर्सिटी के चुनावों में बीएनपी को हराकर अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। मतलब जनता के सामने खुद को एक बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करने की पूरी तैयारी है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े प्लेयर की, बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश की राजनीति में सेना की भूमिका हमेशा से बहुत अहम रही है, लेकिन इस बार उसका रवैया कुछ बदला सा है। मतलब पॉलिटिक्स में जो ये एक तरह का पॉज आया ना, उसने सेना को भी एक रियलिटी चेक दिया है। वो सीधे तौर पर सत्ता में दखल देने से बच रही है, जो कि उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज के जो सेना प्रमुख हैं, जनरल वाकर उज़्ज़मान, उनका फोकस देश की सुरक्षा और स्थिरता पर है। ये उस दौर से बिल्कुल अलग है जब जनरल इरशाद जैसे नेताओं ने सीधे तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये सिविल मिलिट्री संबंधों में एक बहुत ही अहम बदलाव का इशारा है। लेकिन सेना के इस नए रुख का असली इम्तिहान अभी बाकी है। 2025 की सर्दियों में जब एक स्पेशल ट्रिब्यूनल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भविष्य पर फैसला सुनाएगा, तब माहौल काफी तनावपूर्ण हो सकता है। उस वक्त सेना पर निष्पक्ष बने रहने का भारी दबाव होगा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या बड़े सबक निकाल सकते हैं? चलिए 2026 के चुनावों और बांग्लादेश के भविष्य को लेकर 4 सबसे जरूरी बातें, यानी 4 टेक अवे, एक-एक करके समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अंतरिम सरकार को सिर्फ चुनाव कराने के लिए लाया गया था, वो खुद एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। वो खुद ही नए राजनीतिक समीकरण बना रही है और इसने बीएनपी जैसी पुरानी पार्टियों के सामने एनसीपी और जमात जैसे नए चैलेंजर खड़े कर दिए हैं। दूसरी बड़ी बात सेना की बदलती भूमिका से जुड़ी है। ये जो पॉलिटिकल पॉज है, ये सेना के लिए एक रियलिटी चेक जैसा है। अब वो सीधे कमान संभालने की बजाय पर्दे के पीछे रहकर स्थिरता बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा और शायद एक पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। तीसरा टेकअवे शायद सबसे दिलचस्प है। एक बिल्कुल नए राजनीतिक गुट के उभरने की मजबूत संभावना दिख रही है। जमाते इस्लामी और छात्र आंदोलनकारियों का ये गठबंधन 2026 के चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह बांग्लादेश की टू पार्टी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। और चौथा और आखिरी निष्कर्ष जमात की स्मार्ट पॉलिटिक्स से जुड़ा है। जमात इस लोकप्रिय छात्र आंदोलन का इस्तेमाल अपनी पुरानी विवादित छवि को बदलने और खुद को मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर से स्थापित करने के लिए कर रही है। ये एक ऐसा राजनीतिक दाव है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। तो आखिर में यही सवाल बचता है, क्या जमात और छात्रों का ये नया गठबंधन सच में एक ऐसी तीसरी ताकत बन पाएगा जो बांग्लादेश की दशकों पुरानी राजनीति को हमेशा के लिए पलट कर रख दे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश की राजनीति अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पार्टनरशिप के बारे में, पावरिंग अप द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो हमारा चौथा और अंतिम संपादकीय विषय है ऑस्ट्रेलिया भारत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को शक्ति देना। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, असल में ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो ये कि ये गठबंधन इतना सही समय पर क्यों हो रहा है, फिर इसके सामने कौन सी दोहरी चुनौती है, इस पूरी पार्टनरशिप का ढांचा क्या है, मतलब काम कैसे होगा, और देखेंगे कि कैसे दोनों देशों की ताकतें मिलकर एक जबरदस्त सिनर्जी बना रही हैं, और आखिर में इससे एक मजबूत भविष्य कैसे बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला सेक्शन, ये गठबंधन इतना सामूहिक क्यों है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट चेंज और एनर्जी मंत्री क्रिस बोवेन दिल्ली आए और अपने भारतीय समकक्ष से मिले। अब ये कोई आम मुलाकात नहीं है। इसका मतलब है कि बातें अब सिर्फ कागजों और प्लान से निकलकर जमीन पर उतर रही हैं। मतलब विजन से सीधे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ एक बड़ा कदम। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से इस पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी। असल में यहां पर 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा, और दूसरा
सप्लाई चेन में जो जोखिम है वो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पार्टनरशिप इतनी ज़रूरी, इतनी क्रूशियल क्यों हो गई है? इसका जवाब इन्हीं दो चुनौतियों में छिपा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। इंडो पैसिफिक इलाका, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हैं, क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है। सोचिए 1970 से 2022 के बीच हर महीने औसतन 10 क्लाइमेट से जुड़ी आपदाएं हुईं। इससे अरबों का तो आर्थिक नुकसान हुआ ही, पर साथ ही ये भी अनुमान है कि 2050 तक लगभग 8.9 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। मतलब 80% आबादी पर सीधा असर। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। दुनिया के करीब करीब 80% सोलर मॉड्यूल यानी सोलर पैनल का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ एक देश में बनता है, चीन। अब जब आप क्लीन एनर्जी की इतनी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ एक देश पर इस कदर निर्भर हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये रिस्क हम असलियत में देख चुके हैं। याद कीजिए कोविड-19 महामारी, जब सप्लाई चेन टूटी तो सब कुछ ठप पड़ गया। और अभी हाल ही में जब चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, तो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन धीमा हो गया। तो इन घटनाओं ने एकदम साफ कर दिया है कि सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी लाना, मतलब अलग-अलग सोर्स बनाना, कितना ज्यादा जरूरी है। तो इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा तैयार की है। चलिए अब उसे समझते हैं। इस पार्टनरशिप का ऑफिशियल नाम है रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप या REP। इसका मकसद बहुत सीधा सा है, दोनों देश मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को सिक्योर करेंगे और अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है। इसमें देखिए सोलर PV टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और जो सबसे जरूरी है सोलर सप्लाई चेन्स, ऐसे कुल 8 बड़े एरियाज में सहयोग की बात है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक दूर की सोच वाली योजना है। अब इस पार्टनरशिप की जो सबसे खास बात है वो है दोनों देशों की अपनी अपनी ताकतें। जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं तो एक जबरदस्त तालमेल, एक पावरफुल सिनर्जी बनती है। ये स्लाइड बहुत कुछ कहती है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना है। वहां इन्वेस्टमेंट के लिए नियम कानून भी स्थिर हैं। और दूसरी तरफ है भारत, जिसके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, काम करने वाली एक बहुत बड़ी युवा आबादी है और सरकार की तरफ से PLI जैसी स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती हैं। मतलब ये एक परफेक्ट मैच है। एक के पास कच्चा माल है और दूसरे के पास उसे बड़े पैमाने पर बनाने की क्षमता और मैन पावर। और भारत की इस युवा शक्ति को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की लगभग 66% आबादी यानी 2/3 लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। बस स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इसे सही दिशा देने की जरूरत है। और चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं, देखते हैं कि इस पूरी पार्टनरशिप का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन क्या है और ये दोनों देशों के लिए एक मजबूत भविष्य कैसे तैयार कर सकता है। ये जो कोट है, ये इस पूरी पार्टनरशिप की आत्मा को पकड़ता है। एक साथ ऑस्ट्रेलिया के संसाधन और भारत का कार्यबल एक अधिक लचीले और क्षेत्रीय रूप से स्थापित स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ बन सकते हैं। मतलब साफ है, ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्स और भारत की मैन पावर मिलकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक मजबूत, आत्मनिर्भर, क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बना सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक भविष्य की नींव है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।